सभी को नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम घटना चक्र 2022 की सीरीज, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, दक्षिण भारत की नदियाँ, गंगा नदी तंत्र, इन सभी को ख़त्म किया है। और आज हम पढ़ रहे हैं अन्य नदियाँ, जो भी भारत में छोटी छोटी नदियाँ हैं जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। जो ये वीडियोज़ हैं, ये जो क्लासेस हैं, ये टारगेट की गई हैं आपके हर प्रकार के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, साथ ही साथ यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड, बिहार, सभी को टारगेट करके वीडियोज़ बनाई गई हैं। चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अन्य नदियाँ, क्योंकि हमने इससे पहले ब्रह्मपुत्र, गंगा और दक्षिण भारत की नदियाँ, सिंधु वगैरह ये सारी पढ़ ली हैं। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे। देखिए, सतलज नदी जो होती है, इसका जो उद्गम है तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल से होता है। राकस ताल एक झील है, वहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकीला के पास हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। जो एक सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से यह भारत में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। भारत में ब्यास नदी के जल को एवं पाकिस्तान में रावी, झेलम तथा चिनाब के जल को संग्रहित कर मिठनकोट या मिठानकोट होता है के निकट सिंधु से मिल जाती है। तो ये इस तरीके का हो गया। साथ ही इसकी जो कुल लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। अगली एक और नदी आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट आती है सोन नदी। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक अमरकंटक जो चोटी है, वहाँ से होती है इसकी उत्पत्ति। और सोन नदी मध्य प्रदेश में उद्गमित होकर उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र हमारा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है, उसमें बहते हुए झारखंड और बिहार से प्रवाहित होते हुए पटना के समीप जो है कि पहलेजा घाट पे गंगा नदी से मिल जाती है। कौन से घाट पे? पहलेजा घाट से। और किस में मिलती है? गंगा नदी में। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है रिहंद और उत्तरी कोयल। और रिहंद नदी पे ही जो है कि आपका ये जो परियोजना है, रिहंद परियोजना, वो इसी पर स्थित है। दूसरी आती कोसी नदी। इसका उद्गम नेपाल एवं तिब्बत क्षेत्र में 3 धाराओं सुनकोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी के संगम से होती है। तो इतना याद नहीं करना, बस इतना जानना है कि नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र में जो है कि यहाँ से उद्गम होता है इसका, कोसी नदी का। कोसी की लंबाई 720 किलोमीटर होती है। यह कुर्सेला, कटिहार के समीप या गंगा में मिल जाती है। तो यह कोसी नदी भी किस में मिलती है? गंगा में मिल जाती है। और कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, जिनमें सुन, अरुण, तमोर, कोसी प्रमुख है, अभी हमने पढ़ा। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध होती है। इसीलिए इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं, कि पता ही नहीं चलता इस नदी में कब रातों रात आपके बिस्तर के नीचे जो है कि पूरी की पूरी बाढ़ आ जाए। तो इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। वहीं दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वो छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किससे बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। और भ्रंश घाटी क्या होती है मेरे दोस्तों? जो 2 पर्वतों के बीच में जो स्थित जगह होती है, उसे घाटी कहते हैं। 2 पर्वत अगर ऊपर उठ गए, बीच में घाटी होती है, गहरी नाली टाइप का होती है, उसमें जो नदी बहती है उसको हम दामोदर मतलब भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे दक्षिण भारत की नर्मदा नदी सबसे फेमस है, जो पश्चिमी घाट पे भ्रंश घाटी में बहती है। इसी तरीके से पूर्वी घाट पर ये आपकी दामोदर नदी है। और इसकी जो सहायक नदी है वो बराकर है, जमुनिया है और बरकी है। दामोदर नदी अंत में रूप नारायण नदी के जल को संग्रहण करते हुए कोलकाता के 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से जाकर मिल जाती है। हुगली से मिल जाती है। और हुगली किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा नदी से निकली हुई एक वितरिका है, यानी कि एक नदी है जिसको हम हुगली कहते हैं। एडन नाम की जो नहर है, वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट बन गई है, और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। और तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने इसको पढ़ लिया है दक्षिण भारत की नदियों में, इसीलिए आपको इसे बताना है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेदा और अवथी नदियाँ सह्याद्री से उद्गमित होकर पुरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती है। अच्छा, सह्याद्री क्या होता है दोस्तों? पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। और 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को भी आपस में विभाजित करती है।
फिर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में झेलम नदी, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरी नाग जल स्रोत से निकलती। कहाँ से निकलती? वेरी नाग जल से। और यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए वुलर झील में मिलती है। वुलर झील जो एक मीठे पानी की झील है, यहाँ मिलती है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जो हम जम्मू कश्मीर श्रीनगर कहते हैं, तो श्रीनगर का जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम और रावी पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं? चिनाब नदी में। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बड़ा लाचाला के निकट से होता है, जो आगे चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। और तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है, तब ये जाके चंद्रभागा या चिनाब नदी कहलाती है। और झेलम की एक सहायक नदी है सबसे इम्पॉर्टेंट, किशन गंगा। कौन सी नदी है? किशन गंगा, जो है कि झेलम की सबसे सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नीलम नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे है लूनी नदी। लूनी नदी को कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यही एक ऐसी नदी है जो आपके राजस्थान में निकलती है और वहीं जो है कि समाप्त भी हो जाती है, नहीं एक ही स्टेट में। इसको अंतर अपवाहित क्षेत्र नदी कहते हैं, जो किसी समुद्र से नहीं मिलती है। यह अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलते हुए जो है कि ये 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ का रण, जो गुजरात के उत्तरी भाग में कच्छ का रण है, वहाँ के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। दलदली क्षेत्र, और इस नदी के होने की वजह से यह सारा क्षेत्र दलदल का बना हुआ है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं होता है। अगली है श्योक नदी, जो आपकी श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी भी कहते हैं, रिवर ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं। ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से होता था। अगला आता है आपका जास्कर नदी। जास्कर श्रेणी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है यह नदी, और यह जास्कर श्रेणी से बहती है। यहाँ पे जास्कर नदी, यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए अंततः नेमू में सिंधु से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? सिंधु से। क्योंकि उत्तर भारत की जो नदियां हैं, जो हिमालयी नदियां हैं, उसमें सिंधु नदी बहुत प्रसिद्ध नदी है, बहुत ही फेमस है। इसी में सारी नदियां, छोटी छोटी जितनी भी नदियां, श्योक, झेलम, ब्यास, सतलज, चिनाब, ये सारी नदियां इसमें मिल जाती हैं। और सिंधु नदी इन सभी नदियों के जल को लेकर अरब सागर में गिरती है। इसकी उत्पत्ति, जो ये नेमू थी, तो इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी से होती है। वहीं जास्कर नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर होती है। एक आती है स्पीति नदी। इसका उद्गम कुंजम श्रेणी के आधार पर कुंजम, ला, टोगपो एवं दो धाराओं कब्जिमा और पिंगलुंग के संगम पर होता है। तो ये नदियाँ नहीं पूछी जाती मेरे दोस्त। आगे देख लेते हैं हम काली नदी को देखते हैं हम लोग। देखिए, काली नदी जो होती है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। संकोस नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, इसको आप टिक लगा लीजिए, इसको आपको याद रखना। संकोस नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाते हुए असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। क्यों मैंने कहा? क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में पूछा है तो संकोस नदी का नाम भी आता है, और ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और भूटान के बीच भी ये सीमा साझा करती है, इसलिए संकोस नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं अगली है माही नदी। यह भी इम्पॉर्टेंट है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, और यह नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी एक विशेषता है कि जो माही नदी है, ये हमारे भारत में जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, इसको दो बार काटती है, कुछ इस तरीके से। तो एक तो यहाँ पे काट रही है माही नदी, और दूसरा यहाँ काट रही है। तो कर्क रेखा को दो बार भारत में काटा जाता है माही नदी के द्वारा, इसलिए यह पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए एक और पूछा गया है, कपिली या कोपिली इसको हम कहते हैं। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और जो कामरूप नगर जो इम्पॉर्टेंट है असम का, कामरूप नगर, वो इसी नदी पर स्थित है असम में। चलिए कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में कि कौन सी नदी है, उसका उद्गम पॉइंट क्या है और उसका संगम पॉइंट क्या है, मतलब वो कहाँ से उत्पन्न होती है और कहाँ जाकर गिरती है या मिलती है। तो इसको आप देख लेंगे तो यहाँ पे आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। देखिए, सिंधु नदी है जो तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से इसे उत्पन्न होती है और अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है पाकिस्तान से होते हुए।
दूसरी है झेलम, जो कि वेरी नाग झील से उत्पन्न होती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है पाकिस्तान में। फिर चिनाब नदी जो है बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है हिमाचल प्रदेश के और सतलज नदी में पाकिस्तान से जाकर मिल जाती है, या यूँ कहें कि सतलज नदी जाके चिनाब में मिल जाती। बात एक ही है। रावी नदी की बात करेंगे तो रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है हिमाचल प्रदेश में और चिनाब नदी पाकिस्तान में यह मिल जाती है। अगली नदी है ब्यास, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो उद्गम है और जो इसका विलय है ये भारत में ही है। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में और सतलज नदी यानी कि भारत में ही है जो है कि मिल जाती है। नेक्स्ट है, आप देखेंगे सतलज नदी है जो राकसताल तिब्बत से होकर निकलती है और सिंधु नदी में जाकर मिलती है। वहीं लूनी नदी है जो अरावली श्रेणी से निकलती है और ये कच्छ के रण गुजरात में जाके विलीन हो जाती है। माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में जाके जो है कि विलीन हो जाती है। अच्छा दोस्तों, जल्दी ही मैं यूपीपीसीएस प्री निकालने की जो स्ट्रैटेजी है उसको लेकर लाइव सेशन आऊँगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस समय या कौन से दिन या कौन सी तारीख में जो है कि इस सेशन को किया जाए। अगर जिस पे कमेंट ज़्यादा होंगे तो हम उसी दिन डिसाइड कर लेंगे और उसको लेकर आएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम एक सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित, हुंजा, काबुल आदि हैं। वहीं झेलम की जो सहायक नदी है किशनगंगा जो परियोजना है वो इसी पर बनाई जा रही है और सतलज की जो सहायक नदी है वो स्पीति नदी है। आइए अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। पूछा जा रहा है आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, यानी कि किसी डायरेक्ट वो मिलती है, कोई सहायक नदी नहीं मिलती है। तो देखिए झेलम नदी जो है, क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि चिनाब वो झेलम नदी, रावी नदी ये दोनों ही जाके चिनाब में मिलती है, फिर चिनाब जो है कि सिंधु में मिलती है। लेकिन जो सतलज नदी है मेरे दोस्तों, ये सतलज नदी डायरेक्ट सिंधु में मिलती है, किसी और नदी से नहीं मिलती है। डी ऑप्शन इसलिए इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो चंद्रा और भागा नदियाँ लाहौल क्षेत्र में बहती हैं और यही नदियाँ आगे चल के चंद्रभागा या चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सभी श्रेणियों का मतलब हो गया काराकोरम की श्रेणी हो गई, मतलब जो आपकी ट्रांस हिमालय की, फिर बृहद हिमालय की श्रेणी हो गई, फिर उसके बाद लघु हिमालय की श्रेणी और फिर शिवालिक हिमालय की श्रेणी। तो सतलज नदी ऐसी है जो सभी श्रेणियों को काटते हुए जो है कि भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक नदी हिमालय पारेन ट्रांस हिमालय नदी है? देखिए ये सतलज नदी है क्योंकि हिमालय के निर्माण से पहले ही इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। इसमें 3 नदियां प्रमुख रूप से आती हैं, एक आती सिंधु, एक आती सतलज, ठीक है। आगे देखते हैं दूधगंगा नदी जो है कि निम्न में से किसमें अवस्थित है? जो दूधगंगा नदी है वो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी है और उत्तराखंड में भी है जो है कि, तो इसका ए और सी दोनों ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? देखिए गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्रा भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है। लूनी नदी जो है कि यहाँ पर नहीं, लूनी नदी तो आपके जो है कि कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। नर्मदा अरब सागर में गिरती है और ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। तो सी ऑप्शन गलत हो गया, जबकि ए और बी सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ए और बी दोनों ही दिया जा रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए भीमा भी है, डॉन भी है, तुंगभद्रा भी है, लेकिन तेल नहीं है। तेल किसकी सहायक नदी है? जो है कि तेल आपकी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और ये महानदी कहाँ बहती है? ओडिशा और छत्तीसगढ़ में होते हुए जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो तेल महानदी की सहायक नदी है और ईब भी इसी की है। हगरी सहायक नदी है, हगरी किसकी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 9, इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करिए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ इस तरीके से इसका बनाना है। तो सबसे पहले किशनगंगा, वेनगंगा, गंगा, पेनगंगा ये हमें देखना होगा। तो देखिए किशनगंगा जो है कि झेलम की जो सहायक नदी है सबसे ऊपर, तो किशनगंगा आ जाएगी। उसके बाद हमारी गंगा नदी आएगी, फिर तीसरे नंबर पर आएगी हमारी वेनगंगा, फिर चौथे नंबर पर आएगी हमारी पेनगंगा जो सबसे नीचे दक्षिण की तरफ जाएगी। तो हमारा 1 2 3 4 क्रम इसी तरीके से है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं जो हिमाचल प्रदेश में केवल ब्यास और चिनाब, केवल ब्यास और रावी, केवल चिनाब रावी सतलज, या ब्यास चिनाब रावी सतलज और यमुना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि यमुना भी जो है कि हमारे हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों में शामिल है। यहाँ पे अगला प्रश्न दे रहा है कि चित्र में दिखाया गया 1 2 3 4 पॉइंट है, इससे नदियों को जो है कि आपको इंडिकेट करना है कि पहले नंबर पे कौन सी नदी है, सेकंड नंबर वाली कौन सी है, थर्ड नंबर वाली कौन सी है और ये फोर्थ नंबर वाली कौन सी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नेपाल का लोकेशन है और नेपाल लोकेशन होने की वजह से ये यूपी की लोकेशन बनती है, इसके नीचे यूपी है। तो यूपी में कौन सी नदियाँ, इस तरीके से हमें देखना है। तो देखिए पहले तो ये आपकी आ जाएगी कोसी, नंबर 1 पे आएगी कोसी, ठीक है। नंबर 2 पर आएगी आपकी ये गोमती नदी जो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। फिर नंबर 3 पे आएगी ये घाघरा नदी और नंबर 4 पे आएगी ये गंडक नदी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का। ये दोआब है और नदियाँ, दोआब का मतलब होता है दो नदियों का पानी, दोआब का मतलब होता है दोस्तों दो नदियों का पानी। तो कौन सा दोआब जो है कि कहाँ कहाँ पे है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे पूछा जा रहा है बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप जो है कि देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आंसर में कि जो बिष्ट दोआब है वो आपका ब्यास और सतलज में है। बिष्ट किस में, ब्यास और सतलज। बारी किसका है, रावी और ब्यास का है। रचना किसकी है, रावी और चिनाब की है। और चाज किसका है, चिनाब और झेलम का है। तो ये जो दोआब होता है ये दो नदियों के पानी वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसलिए दो नदियों के नाम देखिए हर जगह दिए हुए हैं, दो दो नदियाँ, तो इनके बीच का जो पानी का क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। तो दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल में एडन नहर को निकाला गया है, हुगली के समीप एडन नहर को निकाला गया है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। तो देखिए इंद्रावती जो है कि इसकी सहायक नदी नहीं है, क्योंकि इंद्रावती मुख्य रूप से किसकी सहायक नदी होती है, जो आपके आंध्र प्रदेश में बहती है उसकी जो है कि सहायक नदी हो जाएगी गोदावरी की, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी है कि इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी हो जाएगी, हुगली की। और हुगली कहाँ से निकलती है, गंगा से निकलती है हुगली। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और दामोदर को पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल का शोक भी कहा जाता है। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है, झारखंड स्पेशल प्रश्न है ये। तो दामोदर और भेरा के संगम पर स्थित है रजरप्पा। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों, निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन यानी कि डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी है। यानी कौन सी एक ऐसी नदी है जो पूर्व की ओर बहते हुए जो है कि भ्रंश घाटी में बहती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि दामोदर नदी जो है कि भ्रंश घाटियों में बहती है, क्योंकि ये दो पर्वतों के बीच में स्थित बहती है और ये भ्रंश घाटी एक तरीके से होती है। आगे देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। तो सर्वाधिक प्रदूषित जो है कि देखिए ऑप्शन में अगर हम देखें 2013 के अकॉर्डिंग तो दामोदर नदी है, लेकिन आज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ध्यान दीजिएगा कि साबरमती जो है कि सबसे प्रदूषित नदी की घोषणा हुई है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए ऑप्शन में आपको दामोदर और साबरमती दोनों देता है तो आपको सही ऑप्शन लगाना है साबरमती, क्योंकि साबरमती ही इस समय सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। यानी ऐसी नदी जिसके ऊपरी मार्ग में तो मीठा जल होता है जहाँ से वो निकलती है और आगे जाते जाते वो खारे जल में विलीन हो जाती है। तो लूनी, जब लूनी नदी निकलती तो मीठी होती है ये नदी, लेकिन जैसे जैसे कच्छ के रण में विलीन होती जाती है वहाँ पर खारेपन में बदलती जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी यानी कि भूमि में ही विलीन हो जाती है। तो लूनी नदी हो जाती है, क्योंकि ये किसी भी समुद्र में नहीं गिरती है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है। यह बहकर खंभात की खाड़ी में जाती, मैंने कहा कि नहीं, ये तो खंभात की खाड़ी में नहीं आती। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती, ये बात तो सही है। यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी है, यह भी गलत है। यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती, ये बात ज़्यादा सही है, क्योंकि कच्छ की खाड़ी नहीं बल्कि कच्छ का रण है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय का मतलब जो स्थल खंड पर बहते हुए स्थल खंड में विलीन हो जाती है, किसी भी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे घग्गर नदी। वैसे लूनी भी इसका उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे घग्गर दिया तो हम घग्गर को मानेंगे। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न की? ये 2008 ही नहीं, हर साल लगभग जो है कि कोसी नदी अपने मार्ग को परिवर्तित करती है और बाढ़ की स्थिति लाती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया, मतलब अपने परिवर्तन किसने किया नदी के पथ को? तो कोसी नदी ने किया है। किसने किया है? कोसी नदी ने। अगला प्रश्न है 26 है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का भाग है वह कौन सा? यानी कि खारी नदी बंगाल की खाड़ी में जो है कि गिरती है, यहाँ पे ये इसका अपवाह तंत्र का अंग है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो खारी नदी है वो चंबल की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी? चंबल की। और चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और गंगा जो है कि ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसीलिए यह प्रश्न बनता है कि खारी जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र में शामिल होती है। कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? हिमनदों में नहीं मतलब जो हिमालय से नहीं निकलती है। तो देखिए, यमुना भी निकलती है, अलकनंदा भी निकलती है, मंदाकिनी भी निकलती है, लेकिन कोसी नहीं निकलती। कोसी जो है कि नेपाल और तिब्बत के समीप से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर, पहले तो यह प्रश्न बनता है, तो ये बिहार के जो है कि शामिल है। बिहार में जो है कि ये नहर पाई जाती है और इसमें गंडक नदी से पानी आता है। कौन सी नदी से? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए, कोसी और सोन, ये तो दोनों ही ऑप्शन नहीं है। तो अभी हम पढ़ रहे थे ऊपर कि गंडक नदी में आती है। तो त्रिवेणी जो नहर है वो गंडक नदी पर है। ये चंपारण जो जिला है बिहार का सबसे उत्तरी जिला, उसमें यह है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा होगा? श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलज, या श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, जास्कर, श्योक, सतलज, स्पीति, जास्कर, सतलज, श्योक, स्पीति। तो देखेंगे आप, नुब्रा घाटी जो सबसे ऊपर पाई जाती है लद्दाख में, वहाँ पर एक श्योक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? श्योक नदी। और इसके बाद जास्कर रेंज से जास्कर नदी बहती है, फिर लाहौल स्पीति रेंज से स्पीति नदी बहती है, और उसके नीचे आपकी आती है सतलज नदी। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो जो दुमका का हिजला मेला है वो मयूराक्षी नदी पर लगता है। किस पे? मयूराक्षी नदी पर लगता है। अगला प्रश्न है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और उसके नदियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी है। देखिए, पंजाब और राजस्थान में ब्यास और बनास पे हुआ है, बिल्कुल गलत है ये बात। उत्तर प्रदेश और एमपी में केन और बेतवा लिंक परियोजना बनाई जा रही है। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट होगा कि उत्तर प्रदेश और एमपी दोनों ही सरकारें समझौता करती केन और बेतवा को आपस में जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। केन नदी, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर। तो अभी हमने बताया कि केन और बेतवा, तो ये जो राजघाट नदी घाटी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, यह बेतवा नदी पर लागू की गई है। किस पे लागू की गई? बेतवा नदी पर लागू की गई है। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध बनाया गया है। और जो रिहंद बांध है ये सोनभद्र में रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सहायक नदियाँ और मुख्य नदियाँ। तो देखिए, चंबल जो है कि किसकी सहायक है? क्या ये नर्मदा की सहायक नदी है? तो नहीं, ये तो गलत है। चंबल आपके यमुना की सहायक नदी होती है। सोन आपकी यमुना की सहायक नदी है, यह भी गलत है, क्योंकि सोन आपकी गंगा की सहायक नदी है। मानस आपकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, यह बात सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट इस करेक्ट होगा, अर्थात डी ऑप्शन इस करेक्ट होगा, क्योंकि मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, न कि नर्मदा। अगला प्रश्न है,
काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो यह बात तो सही है कि पश्चिमी किनारा उसका उठा हुआ है और पूर्वी किनारा उसका जो है कि धंसा हुआ है, इसलिए जो है कि नदियाँ सामान्यतः क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य रूप से बहती हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है पहला स्टेटमेंट कि क्या काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या कि ए वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो काली नदी है यह आपके कर्नाटक से होते हुए जो है कि पश्चिम में बहती है, ना कि पूरब की ओर बहती है। तो ए गलत है और आर सही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी सेतु जो है कि बिहार में स्थित है। पटना से जैसे ही आप निकलेंगे तो ये गंगा नदी के ऊपर लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास जो है कि इसको बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए, ब्यास का है, रावी का है, चिनाब का है, लेकिन सतलज का नहीं है, क्योंकि सतलज का जो है कि कैलाश मानसरोवर के पास, कैलाश पर्वत का जो मानसरोवर झील है वहाँ से है, जो कि तिब्बत में स्थित है। तो ये भारत के बाहर हो जाती है, राकसताल जो है वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 41 है, कापिली या कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली जो है कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और संकोश नदी भी मैंने उसी समय आपको बताया था। अगला है नदी और सहायक नदियाँ। तो देखिए, गंगा की जो सहायक नदी हो जाएगी वो तो हो जाएगी सोन नदी। गोदावरी की आपको बतानी है जो है कि, और कृष्णा और यमुना। अब यहाँ पे देखेंगे कि यमुना की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? केन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि गंगा की तो हो गई आपकी सोन नदी हो गई, ओके। और इसके बाद आप देखेंगे कि गोदावरी की जो हो जाएगी वो हो जाएगी मंजीरा, और कृष्णा की हो जाएगी भीमा, और यमुना की हो जाएगी केन जो बेतवा है ना उसको हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि गंगा की सहायक नदी सोन, गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा, कृष्णा की सहायक नदी भीमा और यमुना की सहायक नदी केन होगी। अगला प्रश्न है आपका, फिर से उसकी सहायक नदियाँ पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तिस्ता हो जाएगी, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती हो जाएगी, और यमुना की सहायक नदी चंबल हो जाएगी, और कृष्णा की सहायक नदी आपकी भीमा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भीमा हो जाएगी। देखिए यहाँ सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है कि कृष्णा की सहायक नदी भीमा, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तिस्ता, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी चंबल है। अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा जोड़ा सही है राज्यों के अनुसार? क्या इंद्रावती झारखंड में बहती है, भीमा तमिलनाडु में, लूनी राजस्थान में, घाट प्रभा केरल में? तो तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, बस सी वाला इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लूनी ही नदी है जो राजस्थान में बहती है, और यही क्रम जो है कि आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो चंबल नदी जो है कि वो अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है। आगे देखते हैं, संकोश नदी किसकी सीमा पर बहती है? ये मैंने बताया भी था कि असम और पश्चिम बंगाल के बीच बहती है, जबकि भूटान से निकलते हुए भारत में प्रवेश करती है असम में, और वहाँ से पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो संकोश नदी जो है कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी में भी आती है, और यह किस में चली जाती है? पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो यह भी प्रश्न बनता है इससे। किशन गंगा एक सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है, और किशन गंगा परियोजना भी जो है कि इसी पर बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, मुंबई में मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ये निकलती है आपके विहार झील से। विहार झील से यह निकलती नदी। अगला प्रश्न है आपका लास्ट, उद्गम क्षेत्र की बात हो रही है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो कावेरी निकलती है। वेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है? झेलम निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, और छोटा नागपुर के पठार से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि ये क्रम पूरा सामने जो दिया हुआ बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रह्मगिरी से कावेरी, वेरीनाग से झेलम, महाबलेश्वर से कृष्णा, और छोटा नागपुर पठार से सुवर्ण रेखा, यही तो दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे आप
यूपी पीसीएस जो है कि यहाँ पे होना चाहिए प्री 2019 का प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो दामोदर नदी जो है कि भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, ये भ्रंश घाटी में बहती है। और अगला है सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी, दामोदर की सहायक नदी और कावेरी की सहायक नदी आपको बतानी है। तो देखिए दामोदर की अगर आपको पता है तो बराकर इसकी जो है कि सहायक नदी हो जाएगी। और अब इस हिसाब से अगर आप ढूंढेंगे आंसर तो आपके पास बी और सी दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वर्धा है, वर्धा नदी पेनगंगा इसकी सहायक नदी है, महानदी की शिवनाथ हो जाएगी, दामोदर की बराकर हो जाएगी और कावेरी की भवानी हो जाएगी। तो ये थी आपकी जो है कि अन्य नदियों का चैप्टर। और अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर को, नदियों के किनारे स्थित नगर, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।